नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी आप बहुत बढ़िया हो गए। आज हम फिर मिले हैं केमिस्ट्री के एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन ये इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर में। दो इफेक्ट आते हैं, एक परमानेंट और टेम्पररी। अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर देखी होगी, उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास दो टाइप के इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर। एक होते हैं टेम्पररी और एक होते हैं परमानेंट। तो ये जो इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आता है परमानेंट इफेक्ट्स के अंदर, क्योंकि इसको एक्सप्रेस होने के लिए, इसको शो करने के लिए किसी और एक्सटर्नल रिएजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए परमानेंट इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसके और दूसरे नाम बताऊं आपको तो ये है, इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो known as बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट से जाना जाता है। या एक नाम हो गया इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका एक और नाम आता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो इसके और दूसरे नाम है बेकर नाथन इफेक्ट या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब बेकर नाथन इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग मुझे लगता है इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि बेकर नाथन इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेकर और नाथन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन इस इफेक्ट को स्टडी किया और इस इफेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं ये हम आगे देख लेंगे। अगर मैं इस इफेक्ट के बारे में आपको थोड़ा स्टोरी बताऊं तो कुछ ऐसा है कि देखिए, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट था, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो फिर ये इफेक्ट को क्यों लाया गया, रीजन कैसा है देखो। जब कुछ कई बार रिएक्शंस का जो ऑर्डर मिला, मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन हमको मिली, या फिर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट कम पड़ रहे थे। वो बरोबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई रीजन क्या है। तब जाके बेकर नाथन एक दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पे स्टडी किया और तब जाके इफेक्ट के बारे में बताया कि एक ऐसा इफेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वो डीलोकलाइज होते हैं, मींस अपने जगह को छोड़ के, अपने ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी जगह भी डीलोकलाइज होते हैं। हमें ये बात तो पता है केमिस्ट्री के अंदर लोकलाइज का मीनिंग क्या होती है कि एक ही जगह फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स्ड है तो उसको हम बोलते हैं डी, उसको हम बोलते हैं कि वो वहां पे लोकलाइज्ड है। अगर फिक्स्ड है वो एक जगह पे, कोई भी रहा फिक्स्ड है तो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। पर अगर वो मूव कर सकता है तो हम बोलते हैं उसको डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से बहुत अच्छी हमको स्टेबिलिटी मिलती थी। उसी इफेक्ट को नाम दिया गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मुझे सिंपल शब्दों में लिखना है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया, जब मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा तब ज्यादा अच्छे समझेगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक हमारे समझने के लिए डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। इट इज सिंपली डिफाइंड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है हमको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू एडजेसेंट वैकेंट ऑर्बिटल मीन्स, अगर मैं जो डेफिनेशन लिखा हूँ बेसिक से, अगर हम इसको समझ रहे तो क्या होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जो हमें ये बात तो पता है ना, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद। अगर हम देखें दो बॉन्ड्स, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि ये पता होगा, एक है सिग्मा और एक है पाई, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के अंदर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो एडजेसेंट वैकेंट ऑर्बिटल हो गए उसमें चले जाते हैं, ठीक है, उसमें डीलोकलाइज होते हैं। इस तरह की इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड इससे जो स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज एक और बात है इसकी, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट होता है, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट नहीं लगता। इफेक्ट हर बार सी क्यों छोड़ देता पता नहीं। इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव
conjugative structures are hypothetical होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल, ये मीनिंग नहीं कि ऐसा ऐसा होता नहीं है कुछ, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा इफेक्ट होता है, पर जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो हमारे समझने के लिए बनाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते कोई इंटरमीडिएट की तरह कि हम उनको आइसोलेट कर सके, ठीक है। हमारे समझने के लिए हम बताते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। एक्चुअल में डीलोकलाइजेशन होता है, बट हमारे समझने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कोई फेक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हाइपोथेटिकल है, जैसे कि रेजोनेंस के अंदर होता है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो ये होगा एक तरह से बेसिक इसका, ठीक है। अगर हम इसके कंडीशंस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो इसमें दो कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रही तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं हो सकता, ठीक है। पहली क्या है, कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लाइक इन अल्कीन, कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे कि अल्कीन के अंदर, कार्बोकैटायन के अंदर और फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, वो कार्बन जब तक नहीं मिलेगा, मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमें पता है प्लेनर होता है, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हाइपर कंजुगेशन हम नहीं देख सकते। ये पहली कंडीशन। दूसरी बात, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साइड में, मीन जस्ट साइड में, हमको क्या देखना है कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मीनिंग जो भी हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा इसके साइड में, इधर या इधर जो भी कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना ही चाहिए। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो हम नहीं देख सकते। दूसरी बात, इसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होने को, एक हमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो मिलने को होना, लेकिन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स अल्फा कार्बन भी चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, और उसके पास एटलीस्ट मीन्स हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, सो दैट हाइपर कॉन्जुगेशन हम देख सके। तो ये बेसिक से डेफिनेशंस थी यहाँ पे, ठीक है। एंड ये रहा इनका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर मुझे इसके बारे में एक और बात बताना है, डीलोकलाइजेशन से देखो क्या होता है। जब भी हमारे मॉलिक्यूल में देखा है केमिस्ट्री के अंदर, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, या मेरे को डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, या मेरे को स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, चाहे वो रेजोनेंस से हो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से हो, हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए इफेक्ट को अकाउंट में लाया गया था, क्योंकि इस इफेक्ट ने समझाया कि भाई इतनी ज्यादा जो स्टेबिलिटी बढ़ी है किसी एक्सेप्शन रेट की या किसी कंपाउंड की, तो क्यों बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा एग्जाम्पल से, सो दैट आपको डायरेक्ट समझ में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सीधा मैं पकड़ता हूँ केस 1, ठीक है। पहले केस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कार्बोकैटायन के ऊपर लेते हैं। कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर बनाना चाहे इसका, तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव और यहाँ पे 2। ये अगर मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, चलो और बना दिया। ध्यान से समझना, मैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन बताता हूँ आपको। हमारा ये जो कार्बन है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पहली बार श्योर होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये और ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3, ठीक है, ये वाला भी sp3 है। देखने वाली बात क्या है कि जो भी कार्बोकैटायन के राइट में या लेफ्ट में जो भी पहला हाइड्रोजन, पहला कार्बन आएगा, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे भी है अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके पास दो अल्फा कार्बन है, इस साइड में, इस साइड में। ये वाला कार्बन इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन, ये हो गया अल्फा, ये वाला भी हो गया अल्फा। दूसरी बात, अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे 3 है, इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये रहे 1 2 3, यहाँ पे 3 इंटू अल्फा हाइड्रोजन है। एंड अगर इस स्ट्रक्चर में बात करूँ तो 2 इंटू अल्फा हाइड्रोजन हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अदरवाइज हम हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट नहीं देख सकते कार्बोकैटायन के अंदर। यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर होगी तभी हम आगे बता सकते हैं कि कैसे हमको दिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ।
अगर इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। अब होता क्या है कि ये जो अल्फा कार्बन है, इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, उसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये हमको ऐसे दिखेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक, और क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए तो डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर H पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बन गया पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे ये जा सकता है वैसे ही ये भी जा सकता है यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर ये यहाँ पे गया तो कैसे दिखेगा, ये दोनों वैसे के वैसे, इसका बॉन्ड अगर यहाँ पर गया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, H पॉजिटिव यहाँ पर एंड डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारा दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अभी हमने इसकी बात कर ली, अब मैं इसकी बात करता हूँ कि अगर इसका बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज C, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरह से हमको 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। दूसरी बात, ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो हुआ एंड उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इसी कारण से इसको हम एक और नाम देते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इस कारण से बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे एक छोटा सा लिख देता हूँ, सिंस नो बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। ये दूसरा नाम है, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने यहाँ लिखा था, देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो उसका रीजन बता रहा हूँ कि इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारे कार्बोकेटाइन के अंदर अगर हमें देखना को मिलता है हाइपर कॉन्जुगेशन तो किस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे लिखता हूँ, इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड is equal to number of alpha hydrogen present, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है, ये फॉर्मूला हमको एक तरह से पता ही होना चाहिए कि जितने भी किसी कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही उस कंपाउंड के अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको बता था 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए हमको 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिले जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसलिए यहाँ लिखा है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन आवर मॉलिक्यूल, ठीक, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बातें कर ले थोड़ी सी किसको लेकर, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के ऊपर, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां से लेकर आऊं,
यहाँ से फिर से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और इसको नीचे मूव कर लेते हैं पूरा पूरा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हो गया। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मैं ओवरलैपिंग कंसेप्ट की बात करूं, कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं ओवरलैपिंग कंसेप्ट की, देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि मैंने तो आपको एक बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइज कर रहा है, ठीक है। पर मैं आपको ऑर्बिटल का एक बताता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल क्या ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं यहाँ बात करूं, हमें पता है ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड, ये एक्चुअली बना कैसे है कि कार्बन का sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप किया है s ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन के साथ। मींस कार्बन का लगा है sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, एंड हाइड्रोजन का क्या लगा है s ऑर्बिटल। इन दोनों ने ओवरलैप किया था। एंड यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एक वैकेंट p ऑर्बिटल। मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल है ना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक p खाली होगा कार्बन का, ठीक है। तो क्या होता है जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये जो बॉन्ड है पूरा का पूरा ये ओवरलैप कर जाता है किसके साथ, इसके साथ, हमारा जो p बॉन्ड है इसके साथ। तो इसकी ओवरलैपिंग जो होती है उसके बाद हमको ये रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, मीन्स सिग्मा बॉन्ड की और p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसी को तो हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। It is defined as the delocalization of sigma electrons in simple terms, but actually this sigma bond is overlapping with this orbital, or I can say that sp3 hybridized orbital with s along with both are overlapping with this p orbital. तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, overlapping of sigma and vacant p orbital, sigma to vacant p। मैं ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ कि समझ में आया बच्चों में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ये ओवरलैप कर रहा है इस p के साथ, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा टू वैकेंट p। अब सिग्मा बॉन्ड है उसकी जगह ऐसा भी लिखा हो सकता है कि sp3 जो और s दोनों मिला के जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जिसको हम बोल रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहा है हमारे वैकेंट p ऑर्बिटल साथ, ठीक है। तो पेपर में ऐसा आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग एक्चुअल में किस किस की हो रही है, ठीक है। ये है हमारा कार्बोकटायन वाला केस, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ठीक है। अब मूव करते हैं, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे है तीसरा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 3, यहाँ 3, कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मीनिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ कितने आएंगे, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 8 बनेंगे और यहाँ पे 5 बनेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। जितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए उतने हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख भी सकता है आपका स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे जितने जहाँ पे हाइड्रोजन थे हमने वैसा कर दिया, ठीक। आपको ये बात तो पता है ना, मैंने यहाँ के हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी अल्फा कार्बन नहीं, यहाँ अल्फा कार्बन है, यहाँ बीटा कार्बन है, और हमें केवल अल्फा कार्बन से मीनिंग है। सेकंड हमारा केस है
ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड केस, केस नंबर 2, केस सेकंड। ठीक है, पहले हमने किसको देखा, कार्बोकेटाइन को। अब हम देख लेते हैं अल्कीन को। ठीक है, इन अल्कीन, अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता सकता हूँ बनाकर। अगर मैं यहाँ पे एक अल्कीन बनाते हैं जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, उस अल्फा हाइड्रोजन के पास तीन, एक अल्फा कार्बन है जिसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, सी और एच डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारी अल्कीन जिसके पास एक अल्फा कार्बन है, उसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ आगे, पहला जो स्ट्रक्चर आएगा देखो क्या होगा, यहाँ के जो, यहाँ का जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर। अब क्या होगा, ये जो कार्बन है इसकी तो वैलेंसी 4 की है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ये मूव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा, मैं अगर सेकंड बॉन्ड की बात करूँ, चलो ये जो बॉन्ड है नीचे वाला इसको पकड़ लेते हैं, तो आएगा सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन रह जाएगा, और ये डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये नेगेटिव। ये हो गया हमारा सेकंड। देन उसके बाद ये रहा लास्ट वाला। अब मैंने दोनों की बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव, ऊपर बनाना चाहिए वैसे तो, मैं साइड में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये हो गए तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, किसी केस में, अल्कीन के केस में। यहाँ मैंने बहुत जल्दी बना दिया, डायरेक्ट बना दिया, क्योंकि अब आप लोग को पता है कि ये जो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा है, उस कारण से इसको इधर जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखने वाली है, ओवरलैपिंग देख लेते हैं किस किस की हमको देखने को मिलेगी। यहाँ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमको किसकी ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट किसकी ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। देखो, ये बात तो मैंने आपको पिछले इसमें बता दिया, पिछले स्लाइड में, कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन का, जो कि बना कैसे है, sp3 और s, sp किसका, कार्बन का, s किसका, हाइड्रोजन का, इन दोनों की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, पिछले केस में हो रही थी किसके साथ, p ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में, अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पे बना देते हैं सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इसके साथ है ओवरलैपिंग कंसेप्ट। सो इसमें जो हमको बॉन्ड देखने, यहाँ पे ना एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ये कहाँ से आ गया सर, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, MOT जिसको हम बोलते हैं, उससे पता लगता है कि हम पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। अब ये वैकेंट होता है, तो जो यहाँ के ऑर्बिटल होते हैं, देखो ये रहा, वो हम, ये हो गया हमारा sp3, और ये वाला हो गया हमारा O। ठीक है, तो ये ओवरलैप करते हैं इसके साथ। ठीक है, ओवरलैप करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा ओवरलैप करता है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ ये ओवरलैपिंग करता है इस केस में। किस केस में, अल्कीन केस में। यहाँ मैंने कर्व डायग्राम भी आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग कैसे दिखती होगी, और ये रहा ओवरलैपिंग कंसेप्ट की यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करता है पाई, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, MOT में आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से हमको इन अल्कीन में देखने को मिलता है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का वे। देखो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन करने के अलग अलग वे होते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये ऑर्बिटल वे हो गया, और ये कैसा हो गया कि बॉन्ड के थ्रू हम डायरेक्टली दिखा रहे कि हाँ ये बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ बॉन्ड यहाँ गया। पर रियलिटी में क्या होता है, ये बात हमको ही पता है अच्छे से कि ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तब जाके कोई बॉन्ड बनता है। वो अलग बात है कि हम बुक में पढ़ाने के लिए इस तरह दिखाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस, अच्छा क्या आ गया, टाइप्स, इधर ही देख लेते हैं, एक पेज और ऐड करके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं केस कौन सा 3, किसका डाल देते हैं अभी तक, हाँ कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल।
अब रेडिकल के केस में कैसा होता है देख लेते हैं बच्चों इसको भी जल्दी जल्दी से। ये रहा हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ पे एक CH2 और ये रहा रेडिकल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्या होगा देखो यहाँ पे इसके अंदर दो बॉन्ड है हमको पता है, परंतु यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, होमोलाइटिक क्लीवेज, मींस दो बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक सेंटर में से हमको होमोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलती है यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बनता है, तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर आता है वो ऐसा दिखता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ मिलता है हमको हाइड्रोजन विथ ऐसे डॉट के साथ, ऐसे गोला नहीं बनाते डॉट बनाते। ठीक है, ऐसा डॉट, ये वो क्या दिखा रहा है कि हाइड्रोजन एक रेडिकल बन गया है और ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी। सेम इसके साथ और इसके साथ भी होगा, बाकी बॉन्ड के साथ अब मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। ये रहा आपका सेकंड स्ट्रक्चर और जो थर्ड स्ट्रक्चर आएगा, और ये बात आप जानते हैं ना क्यों यहाँ पे तीन ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, तीन, तो तीन ही स्ट्रक्चर बनेंगे, हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये बन गए हमारे तीन स्ट्रक्चर। अब मैं इनकी ओवरलैपिंग की अगर मैं बात बताऊं, ओवरलैपिंग के बारे में अगर थोड़ा जानना है इनके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमारी जो ओवरलैपिंग की सिग्मा बॉन्ड की किसके साथ हो रही है, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं, इसमें लिख रहा हूँ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट करके कि किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ कॉन्सेप्ट डालू येलो लेते हैं, सिग्मा टू हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल होता है हमारा, उसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, हमको बात पता है कि एक ही जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर में देखो ऐसे करके। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ऑर्बिटल हमारा बॉन्ड है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है ब्रेक एंड एक इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, ओवरलैपिंग हमको देखने को मिलती है किसकी, सिग्मा और हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। इसका कर देते हैं गायब। तो इस तरह हमारे पास तीनों केस थे, एक हमने देखा कार्बोकेटाइन का, सेकंड हमने किसका देखा था, अल्कीन का, और ये वाला है कार्बन फ्री रेडिकल का। मैंने साथ ही में आपको ये भी बताया ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है आराम से कि ओवरलैपिंग हो रही है तो किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपके मन में संदेह, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं हर तरह की इंप्रूवमेंट करने को यहाँ पे रेडी हूँ। ठीक है, अगर फास्ट हो रहे हैं तो उसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अगर कम लग रहे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। अब टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आइसोलेटेड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आइसोलेट का मीनिंग क्या होता है, सबसे अलग, पर इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कुछ ऐसा है, व्हेन ऑल द हाइपर कॉन्जुगेटिव, ये मैंने लिखा हाइपर कॉन्जुगेटिव structures have same number of bonds। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। सेकंड की भी डेफिनेशन अभी लिख देता है यहाँ पे। सेकंड किसका आएगा, सैक्रिफिशियल। ये क्या होता है, जब व्हेन एटलीस्ट मीन्स कोई तो भी एक मीन एटलीस्ट वन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर contain less number of bonds than the actual structure या फिर कंपैरिजन लिखने की आवश्यकता है, नॉर्मली इतना ही लिखो, एक्चुअल स्ट्रक्चर इतना बहुत है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या बोलने का मीनिंग है। आइसोलेटेड हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या होता है, व्हेन ऑल द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखो इसको मैं यहां से बताता हूं तो आपको पता लगेगा।
अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी, ये फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे देखो जो हमारा मेन कंपाउंड था उसके अगर हम बॉन्ड गिने सिग्मा बॉन्ड को, देखो कितने बॉन्ड आते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड। यहाँ टोटल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी गिनूंगा मैं तो 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6। हर कंपाउंड में मीन्स इंक्लूडिंग दिस कंपाउंड all the other 3 hyperconjugative structures have same number of bonds, therefore we can classify this as isolated hyperconjugation। ऐसे hyperconjugation जिसके अंदर बॉन्ड पूरे के पूरे सेम होते हैं, हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सभी हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में सेम बॉन्ड्स रहते हैं, तब हम उनको बोलते हैं आइसोलेटेड हाइपरकॉन्जुगेशन। इसका एग्जांपल है कार्बोकटायन, और कौन सा है, फ्री रेडिकल, ठीक है, दोनों इसके एग्जांपल है। सैक्रिफिशियल की बात की जाए तो आप इसको देखो, इसमें गिनो तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, और ये 8 9, यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से एक बार मैं गिन के बता रहा हूँ, देखो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9, कितने बॉन्ड हो गए, 9। यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। यहाँ पे गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 ही आएगा। कहने का मीनिंग क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में 9 बॉन्ड थे और बाकी सब में एक एक बॉन्ड कम है, ठीक है। माना कि तीनों में कम निकले, पर हमारी डेफिनेशन क्या थी, अगर तीनों में से एक में भी कम आ जाते तो हम इसको किसमें मान लेते हैं, सैक्रिफिशियल में। यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में अल्कीन एग्जाम्पल है सैक्रिफिशियल हाइपरकॉन्जुगेशन का, क्योंकि वहां पे एक हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हम पूरे स्ट्रक्चर को काउंट करते हैं, परंतु अगर उसने ऐसा बोला कि विच इन्वॉल्विंग कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, तो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को लीव कर देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था कि किसी ने बोला अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, तो हम इन तीनों को काउंट करेंगे, ठीक है, इसको नहीं करते। पर अगर किसी नॉर्मली बोला कि टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो हम उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गए थे 2 एग्जाम्पल इसके 2 एग्जाम्पल, 2 टाइप, सैक्रिफिशियल और आइसोलेटेड। और भी अलग अलग टाइप आते हैं जैसे रिवर्स कॉन्जुगेशन एंड ऑल, बट उतनी आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, ठीक है, एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर टू कंपेयर। ये बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा, इसका एप्लीकेशन बहुत है। मींस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे ना दिखे, पर इधर उधर आपको इन्वॉल्व क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे इनके। टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन कार्बन फ्री रेडिकल एंड अल्कीन, इन सब की स्टेबिलिटी में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब एक आपको लॉजिक बताता हूँ, एक पैटर्न बताता हूँ, उसको आप ध्यान में रखना, आपका काम आराम से हो जाएगा। वो क्या है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ number of hyper conjugative structures involving, जैसे मैंने बताया, इन्वॉल्विंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, ये बात। और मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग में कार्बोकटायन के साथ ही बताया था कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग is directly proportional to number of alpha hydrogen present in molecule और कंपाउंड जो भी है, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ आपको लॉजिक इसका, देखो कैसा होता है कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, उतना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, उतना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स है। जितनी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली होगी उतना ज्यादा हमको स्टेबिलिटी मिलेगी। मींस जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, ठीक है, उतनी अलग अलग जगह ओवरलैपिंग, उतना ज्यादा
डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना डिस्पर्शन होगा उतनी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है, हमारी एनर्जी कम होते जाती है। इस कारण से हम ऐसा बोलते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। एंड हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर मैं सीधा मुद्दे की बात बताऊं जो मैंने अभी तक समझाया, समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला, क्यों और कैसे हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पे। यहाँ तक आशा करता समझ गया होगा। सीधा सीधा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गए उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, जिसके स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं आगे लिखाता हूँ एक एग्जाम। एक और बात ध्यान में रखना है, लिखो नोट करके या फिर छोटी सी बात क्या कि प्रायोरिटी की बात किया जाए, प्रायोरिटी की बात किया जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ देखने को मिल गया तो प्रायोरिटी हाइपर कॉन्जुगेशन को देना। अगर उससे सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाना। पर अगर नहीं सॉल्व हुआ तो यूज करना बचे हुए को, इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, कुछ और भी वहां मिल सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट मिला तो ठीक, नहीं तो भैया आगे देखेंगे। एग्जाम्पल से एक सॉल्व करते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी। ठीक है, पहला देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ कार्बोकैटायन है। बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसा मैंने आपको बताया, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, 3 आ गए। कितने हो गए टोटल? 9 हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 1 2 3, टोटल कितने हो गए? 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3। तो ऑर्डर क्या आएगा स्टेबिलिटी का? अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ इसको मैं लिख देता हूँ, ग्रीन में लिखते हैं, नहीं तो लगेगा आंसर का ऑर्डर। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर किसका देखने को मिलेगा हमको? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, इसके पास 9 है तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन कौन उससे कम होगा? सी होगा स्टेबल, एंड उसके बाद बी होगा। क्योंकि यहाँ पे कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन है, एंड यहाँ कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसा कि हमने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इस कारण से हमको देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको, एक और एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूँ तो गेस करो स्टेबिलिटी क्या है, गेस करो। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों जगह 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब कैसे बताएंगे? दूसरे का यूज करते हैं। कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि कार्बोकैटायन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स अगर प्लस आई इफेक्ट मिला तो वो अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। ठीक है, अगर हमको प्लस आई इफेक्ट देखने को मिला तो अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पे कोई प्लस आई वाला होगा तो डोनेट करेगा, पर ये कौन है? माइनस है। ये भी क्या शो करता है? माइनस है। मीन्स दोनों के दोनों उसको अनस्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लस है उसके पास से और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, मीन्स प्लस चार्ज और बढ़ेगा, मीन्स अनस्टेबल करेगा। हमने देखा था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये करता है, इसका मीनिंग ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? स्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ इसको ए घोषित कर देते हैं और इसको बी। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए इज लेस स्टेबल देन बी। सही लिखा मैंने? नहीं बच्चों, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये होगा ए इज मोर स्टेबल देन बी, क्योंकि
NO2 का माइनस चार्ज Cn से ज्यादा होता है, मीनिंग ये ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी है इसके पास, और इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा है, बाहर और खींच रहा है, इस कारण से इसके पास हो जाएगी कमी और ज्यादा, इसीलिए बी कम स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि Cn इसके कंपेयर में थोड़ा कम लगाता है माइनस चार्ज। ठीक है, समझा तो ठीक है, नहीं तो रिपीट देखना, आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं तो आप पूछ भी सकते हो फिर से। ठीक है, क्या क्वेश्चन स्टार्ट होएगा? रुको, एक और मुझे बताना इसके बाद इफेक्ट मीन्स एप्लीकेशन वो है सेकंड। सेकंड होता है क्या बोल सकते हो, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर सकते हैं इससे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? देखो, हमको ये बात तो पता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा होती है, स्मॉल लिखता हूं, बॉन्ड लेंथ ये सबसे ज्यादा, देन उससे कम ये, देन उससे कम ये। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो हमको देखने को मिलेगा C इधर H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे। अब मैं इसमें डाल देता हूँ बॉन्ड, ठीक, 1 2 3 और इधर भी लिख देते हैं 1 2 3। अब देखो, जब हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं था तो हम इसको देख के क्या बोलते हैं कि कार्बन 1 टू कार्बन 2 का जो बॉन्ड है, मीन्स ये वाला बॉन्ड छोटा है कंपेयर टू दिस बॉन्ड, हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, परंतु क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, इस कारण से हमको जो देखने को मिला वो क्या था, ये देखो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और हमको क्या देखने को मिला। देखो, हमको देखने को मिला कि कार्बन 1 टू कार्बन 2 बॉन्ड is longer than expected, and carbon 2 to carbon 3 bond is shorter than expected। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक इफेक्ट था जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। उससे हमें पता लगा कि ये बॉन्ड यहाँ आता है, उससे यहाँ पे जाता है। इस कारण से क्या हुआ कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड की ओर शिफ्ट हो गया। इस कारण से क्या हो गया, इसकी बॉन्ड लेंथ जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी उससे थोड़ी ज्यादा देखने को मिली। एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो हम, और यहाँ पे क्या हो गया, वो डबल बॉन्ड बन गया। इसका मीनिंग वो हल्का सा शॉर्ट हो गया, मीन्स 2 to 3 हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे हमको शॉर्टर देखने को मिला बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन कारण। तो हम इससे अलग अलग बॉन्ड लेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की सहायता से, कि देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एंड डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, इस कारण से हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे हमको छोटा देखने को मिला। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 2 to 3 इसलिए हमको छोटा देखने को मिला। एंड यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड की लेंथ डबल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा। इसी कारण से हमको बॉन्ड जो मिला वो लॉन्गर देखने को मिला एक्सपेक्टेशन से, मीन जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इसको देख के बिल्ड हुई थी, पर रियलिटी में हमको कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन का इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये एप्लीकेशन थे। अगर हमने देखा जाए 2 ही एप्लीकेशन देखे इंपॉर्टेंटली, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब 2 एप्लीकेशन के बेसिस पर और जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस बेसिस पर हम क्वेश्चंस को करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने उसके बाद PYQs भी लगा रखे हैं जो मैं हमेशा ही रखता हूँ, लेटेस्ट PYQ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल रिस्क, ये ठीक है, ये आप होमवर्क में ले लो। जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा वो होगा मोस्ट स्टेबल, जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम वो होगा लीस्ट स्टेबल। इसको आप स्वयं ट्राई करके देखना। ठीक है, चारों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। इसकी बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इनमें से ऐसे कौन से स्ट्रक्चर, में पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ बना देता हूँ सो दैट आपको दिखे अच्छे से। मुझे लगता है नहीं दिख रहे होंगे। ये है पहला स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्ड ब्यूटाइल। ठीक है, टर्ट, मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल लिखा हुआ वहाँ पे। अगर यहाँ टर्ड ब्यूटाइल होगा तो कैसे दिखेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसे लिखा टर्ड ब्यूटाइल,
फिर क्या है CH3 पॉजिटिव, ये हो गए 3। फिर उसके बाद बना हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, यह है पॉजिटिव। देन उसके बाद CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। देन उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ प्लस, और लास्ट में बना है ये वाले दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा वाइट पे चलता है, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बोकेटायन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें से कितने और कौन से स्ट्रक्चर है जो कि नहीं स्टेबलाइज हो पा रहे हैं, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसको देखते हैं। कंडीशन 2 थी। सबसे पहली, कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट एक sp2 कार्बन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि sp2 के साइड में हमको एक अल्फा कार्बन मिलना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। देखते हैं, है हमारे पास sp2, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहे, मीन्स ये तो स्टेबलाइज है। इसकी बात करते हैं, sp2 तो है यहाँ पे, ये देखो ये अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो 1 2 3 4 तो मिथाइल लगेगा कि जन, तो ये नहीं हो सकता, नो अल्फा हाइड्रोजन। पेन बदल क्यों गया, गजब का बदल, अपने आप कलर बदल लेता है। अरे देखो यहाँ पे कमाल, ठीक है, क्रॉस कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं, क्या यहाँ देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो sp2 है पर यहाँ पे sp2 है, हमको sp3 चाहिए था, तो यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलेगा। कितने हो गए, 1 2 3 जहाँ नहीं देखने को मिला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एडजेसेंट पे नहीं देखने को मिलेगा। अपने आप ही कलर बदल जाता है, बढ़िया है। जब कलर ही बदल रहा है तो पैलेट क्यों दिया इसने। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको अच्छा कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। सेंटर में यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, है यहाँ पे लोन पे नहीं देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर में देखने को मिला है, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, तो आंसर इसका आएगा न्यूमेरिकल 5 आंसर। टोटल 5 इसमें से ऐसे जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। इजी था ये भी। अगला देखते क्या है। पिछला क्वेश्चन कहाँ का था, 2024 का था, उसके पहले वाला, उसके पहले तो था ही नहीं। 2025 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। फॉल्स। हमने देखा ना स्टार्टिंग में, हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट, इसको कोई बाहर से रिएजेंट नहीं लगता काम करने के लिए, ऑटोमेटिकली काम कर लेता है ये बिना किसी दिक्कत, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। Statement 2. In general, greater the number of alkyl group attached to a positively charged carbon atom, greater is the hyperconjugation interaction and stabilization of the cation. ये बात क्या सच लग रही है, ध्यान से पढ़ो। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच, जैसे कि अगर मेरे पास कोई कार्बन कटायन है, इसके बाद जितने अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, जितने ज्यादा अटैच हो गए अल्काइल ग्रुप, उतने ज्यादा ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कटायन। बिल्कुल सच बात है, जितने ज्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज्यादा हम स्टेबिलिटी दे पाएंगे, उतने ज्यादा हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना पाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे मीन्स डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा हमारा स्टेबिलिटी उतना बढ़ते जाएगा। तो पहला रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। 2026 क्या लिखा है स्टेटमेंट पहला, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो क्या लिखा है, CH3 पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। ये क्या बोल रहा है, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ऑब्वियसली यस है। अभी हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया था, देखो इसमें हो ही नहीं सकता ना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए हमको sp2 के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन भी तो लगेगा साथ में। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, पर यहाँ देखो 3 करके 9 अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स ये तो बहुत स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू दिस। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, CH3 इज लेस स्टेबल देन दिस एज ओनली 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन आर पॉसिबल इन दिस। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन पॉसिबल है, पर ऐसा है क्या, नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पे कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे तो
0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो इसका आंसर है ये। देखो क्या है, द साइक्लिक कटायन हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो 4 हमको दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन ए बी सी और डी। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा तो बना देता हूँ। ये हो गया पहला क्वेश्चन, पढ़ के आप आंसर करना ट्राई करो। यहाँ सेकंड, देन उसके बाद थर्ड ये वाला, यहाँ पे प्लस, और फोर्थ है ये। ठीक है, तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर है, बोला गया साइक्लिक कटायन हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से, इन चारों साइक्लिक कटायन में से किन किन में सेम हाइपर कॉन्जुगेशन हमको देखने को मिल रहा है। हमको क्या पता कैसे चलेगा कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनने वाले हैं? जितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, मीन जिनके अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे उनके स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही बच्चों? वो पूछ रहे हैं कि कितने अल्फा हाइड्रो मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेम हमको पूछा है, तो अब जितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए उतने हमको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। काउंट करते हैं, यहाँ पे किसको ले लो, इसको ले लो। इसकी बात कर, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, वाओ 2 आ गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना हो गए 5। ठीक है, तो हमको किस में देखने को मिल रहा है? ए और बी में। ठीक है, ए और बी में 7 देखने के लिए, यहाँ पे 6। इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी में हमको सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो मैंने स्ट्रक्चर सही बनाया था। एक सेकंड बच्चों, पहला वाला स्ट्रक्चर मैंने रॉन्ग बना दिया। वेट वेट वेट, यहाँ पे एक ऐसा भी दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कितने आएंगे? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो इक्वल टू हो जाएगा 6। वेट ऑप्शन ये आएगा। देखो मैंने थोड़ा सा अभी ध्यान दिया तो रॉन्ग बनाया था। अब देखो ए और सी, ए और सी किसमें? ए एंड सी ओनली। ऑप्शन नंबर डी है, ए और सी के अंदर हमको सेम स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रक्चर रॉन्ग बनाया था, आंसर सही किया था मैंने बच्चों, स्ट्रक्चर रॉन्ग बना दिया था तो मेरा ध्यान अभी गया उस पर। ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते कभी ध्यान नहीं गया स्ट्रक्चर में, पर ठीक है, ये हो गया ए और सी ओनली, दोनों में सही आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का, मुझे लगता है क्वेश्चन हो गए सभी। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी मैंने स्टार्टिंग से बताया अंत तक सब समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे। अगर लेक्चर ज़्यादा स्पीड अप लग रहा है या ज़्यादा स्लो लग रहा है तो उसके बारे में बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। ठीक है, और अगर मुझे लगेगा, एंड मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ। आशा करता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन जेडब्ल्यू नीट के पर्सपेक्टिव से आपको चाहिए थी सब अच्छे से मिल गई होगी। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक में एक बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय की गहराइयों से बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने भी आकर अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जिन्होंने भी अपना समय दिया। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।